नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बाराबंकी में विकास की बड़ी सौगात है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद में ही 1734 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं और इसके साथ ही बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ही 1734 करोड़ की लागत से बनने वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले तक बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर पहुंचे। सीएम योगी ने इस अवसर पर कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। उन्होंने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे जनता तक पहुंच रहा है। जनपद बाराबंकी में विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां हैं, उनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कृषकों को लगातार मिल रही है। सर आप थोड़ा साइड लीजिए। अरे आप ही नहीं यार, ये कुछ नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री लगातार बनाए जा रहे हैं, जिससे जनपद में विकास को एक अनवरत गति प्राप्त हो रही है। इसको पहले खिलौना दो, इसका वाला दो। ओ भाई, ऐसे कैसे लो इधर आओ भाई, इसको पकड़ो ऐसे। अब योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में
शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की, परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, बांटने की साजिश की थी। और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। बहनों और भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय एक घोषणा की थी कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं, लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को दो भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे, वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने की बात क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मुहम्मदाबाद भी है। यह आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेकुलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है, उनको बताइए यही मुहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बनकर के
पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। वह पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। बहन और भाइयों, राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है, ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा, ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है।
भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। इससे पहले बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी मंदिर में ही पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। पूजा के बाद ही मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में गौ सेवा की है और गायों को चारा भी खिलाया है और इस दौरान उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से भी बातचीत की है और इसके साथ ही व्यवस्था की भी जानकारी ली है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के हर जिले में पुलिस और खुफिया एजेंसियां एक्शन मोड में भी नजर आने लगी हैं और आपको बता दें कि वाराणसी से लेकर बहराइच, मथुरा, पीलीभीत, सोनभद्र, शाहजहांपुर, झांसी, संभल और इसके साथ ही बलिया और एटा तक सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हर संवेदनशील जगह पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद ही सड़कों पर उतरे और सुरक्षा का हालात का जो है वो जायजा लिया है और एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी ने भी सभी और इसके साथ ही डीसीपी जोन ने शहर के संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और बहराइच में ही इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल और पुलिस संयुक्त रूप से ही वाहनों और लोगों की तलाशी जो है वो ली जा रही है और नेपाल बॉर्डर से आने वाले हर व्यक्ति पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है। और आपको बताते चले कि मथुरा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर के आसपास भी एसएसपी श्लोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। मंदिर और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पीलीभीत में भी एसपी अभिषेक यादव और एएसपी विक्रम दहिया खुद ही फील्ड में उतरे हैं और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड और इसके साथ ही बम डिस्पोजल टीम भी सक्रिय है और सोनभद्र में ही एसपी ने खुद कमान संभाल ली है। जिले की सीमाओं पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी भी की जा रही है। संवेदनशील चौकियों पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। शाहजहांपुर, झांसी, संभल, बलिया, एटा में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर मंदिर, सभी जगह पर चेकिंग अभियान जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बाजारों में भी सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान किया जा रहा है। एसपी और डीएम खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ही कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर भारत में ही सतर्कता जो है उसको बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने राजधानी लखनऊ में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है और टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर पुलिस ने आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो छापेमारी आतंकवाद से जुड़ी संभावित गतिविधियों की जांच के सिलसिले में की जा रही है और इसके साथ ही एटीएस और स्थानीय पुलिस टीमें अब भी मौके पर मौजूद है और तलाशी अभियान लगातार जारी है।
खबर प्रयागराज से है, जहां पर तीर्थराज और प्रयाग के संगम तट पर ही जनवरी में आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारियों ने अब गति पकड़ ली है। पुलिस विभाग ने त्रिवेणी मार्ग में मौजूद पुलिस लाइन परिसर में भूमि पूजन कर अपनी तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस मौके पर भी पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और इसके साथ ही श्री मठ बाघंबरी गद्दी के ही पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही परंपरा के अनुसार ही भूमि पूजन के साथ पुलिस ध्वज पूजन भी किया गया है। आज माघ मेला 2025 का शुभारंभ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है पुलिस विभाग की तरफ से। और इस समय जो हमारी तैयारियां शुरू हो गई है माघ मेला की, पुलिस विभाग की तरफ से आज से शुरू हो गई है। आज भूमि पूजन था और इसके उपरांत इस बार जो है 17 पुलिस थाने बनाए जाएंगे इस बार, और 40 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी इस बार। ATS और अन्य जो एजेंसियां हैं, BDDS टीम्स है हमारी, और जितनी भी टीम्स पुलिस विभाग की होती है वो सब लगेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और पिछली बार के माघ मेलों की अपेक्षा इस बार संभावना है कि भीड़ ज़्यादा होगी। इसके दृष्टिगत हम लोग अधिक संसाधनों की और अधिक पुलिस बल की व्यवस्था कर रहे हैं और इसका जो है पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और ये त्रिवेणी धाम पर हम लोग माघ मेला 2025 की भव्य शुभारंभ अब आज शुरू कर दिया गया। महाकुंभ में AI का बेहतर प्रयोग किया गया था, इस बार किस तरह से? माघ मेले में हम लोग माघ मेले में जो पिछली साल कुंभ मेले में जो तैयारियां और जो नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उन सबको हम लोग प्रयोग इस बार भी लेंगे ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो सके। ट्रैफिक प्लान को लेकर क्या तैयारी की गई है, खासतौर पर जो पर्व के दिनों में भीड़ बहुत आती है? ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों ने ट्रैफिक की जो हमारी पार्किंग है वो चिन्हित कर ली गई है। इस बार थोड़ी पार्किंग ज़्यादा बनाएंगे हम लोग। माघ मकर गति रब जब हुई, तीरथ पतियाव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजय सकल त्रिवेणी। उस माघ माह के बारे में हम क्या कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की ये परंपरा है कि हर वर्ष यहाँ माघ में हमें यहाँ कल्पवास मनाया जाता है। जिस माघ माह के लिए देवता, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी इत्यादि सभी प्रयागराज में आकर यहाँ एक महीना साधना करते हैं। उन्हीं साधनाओं के बीच यहाँ न जाने कितने प्रकार के ऋषि मनीषी आएंगे। हमारे यहाँ इस बार भी माघ माह 13 से जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लग रहा है। इस बीच में मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या जैसे महातीर्थ महामहोत्सव आते हैं, बीच में उत्सव आते हैं। उन सभी का संयोग इस वर्ष भी बन रहा है। हम सभी का आज के दिन विशेषकर यह रहा कि जो प्रशासन का यहाँ ध्वज स्थापित हो गया, जैसे महात्माओं के ध्वज स्थापित हो गया, जैसे प्रशासन का ध्वज स्थापित हो गया कि आज से प्रयागराज की धरा पर इस कुंभ क्षेत्र में आज से जो कार्य प्रगति पर शुरू होने लग जाएंगे, ताकि कुछ समय के बाद जो भी अतिथि यहाँ आएंगे उनके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ प्रशासन के द्वारा माँ भगवती त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग द्वादश माधव श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की गई है कि हमारा जो कार्य हो वो सकुशल मंगलमय हो। इन प्रार्थनाओं के साथ आज भगवती से प्रार्थना की गई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।